सप्लाई के अंदर क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मेजरमेंट कैसे करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कवर करा है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिमांड का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है बेटा। डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये भी ऑलरेडी हमने करा हुआ है। उसके बाद लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑलरेडी करा हुआ है। इंडिफरेंस कर्व ये भी ऑलरेडी हो रखा है। यूटिलिटी भी हमने करा रखा है, ये भी करा रखा है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये भी ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है बच्चे तो यहाँ तक के पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जिन भी बच्चों ने अगर नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को, और बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, सो डैट कि आप अच्छे तरीके से आप सीख सको और अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सको। जो अगर ये सारे लेक्चर को अगर आप अटेंड करते हो, देखते हो, उसके बाद आपका सारा MCQs भी हो जाएगा, और जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारा आप इजिली आप कर सकते हो। तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल और यहाँ से आप लोग कवर करो। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई को हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्ति। सबसे पहले हम बेटा देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस क्या है। डिमांड, सप्लाई को हिंदी में कहते हैं, डिमांड को हिंदी में कहते हैं मांग, सप्लाई को कहते हैं बेटा पूर्ति। डिमांड का मतलब, डिमांड कौन करता है बेटा, एक कंज्यूमर करता है। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, एक प्रोड्यूसर करता है। कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीका से पहले समझो। डिमांड कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, जबकि एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट्स। कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, एक अगर कंज्यूमर के एंगल से देखा जाए, मैं एक कंज्यूमर हूं, अगर मान लो मैं कोई चीज़ अगर कंज्यूम कर रहा हूं, या मान लो अगर हम एक कंज्यूमर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जो हम पे कर रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। क्लियर है पॉइंट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, तो प्रोड्यूसर के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। समझ गए। डिमांड को हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी स्टडी हम करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, हम इसलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बट सप्लाई को हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी स्टडी हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पर फ्लो कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में इसकी स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी हम पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, हम इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहले इसका मतलब समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स, प्लीज नोट करो। चलिए अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि डिमांड के अंदर क्या होता है और सप्लाई के अंदर क्या होता है। यहाँ पर डिमांड
और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, देखो आप इसमें एक काम करो, आप लिखो लॉ ऑफ डिमांड, और यहां पर आप लीजिए लॉ ऑफ सप्लाई। देखो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या कहता है कि अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस अगर किसी कमोडिटी की ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हम कम करते हैं, और प्राइस उस कमोडिटी का डाउन हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। कमोडिटी यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होती है। और लॉ ऑफ सप्लाई का अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के एंगल से देखो, आप प्रोड्यूसर के ऑब्जेक्टिव से देखो, तो यहाँ पर अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा होगा। और प्राइस किसी कमोडिटी का कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या करेंगे, वो कम कर देंगे। क्योंकि जब ज़्यादा प्राइस होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, यहाँ पर प्रॉफिट्स क्या होगा, ज़्यादा दिखेगी, तो ज़्यादा सेल करेंगे। यहाँ पर कम प्राइस पे उनको कम प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट्स मार्जिन क्या होगा, उनको कम दिखेगा। तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, कम से कम सप्लाई करना चाहेंगे। क्या यहाँ तक का पॉइंट्स क्लियर है आपको, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है, बेहतरीन तरीका से आप समझो। इज इट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये इसका क्या है ऑब्जेक्टिव। तो सप्लाई की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को दिक्कत रहता है, आप अच्छे से समझो। लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या होता है, देखो हायर द प्राइस, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्राइस क्या होगा, हायर होगा बेटा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, higher the price lower the demand, and lower the price higher the demand, higher the price lower the demand, and lower the price higher the demand। और यहां पर सप्लाई के केस में क्या होता है बेटा, higher the price, higher the price higher the supply। अगर मान लीजिए यहां पर ज्यादा अगर प्राइस होगा तो ज्यादा सप्लाई करेंगे, और लोअर द प्राइस, अब बताओ हायर द प्राइस, क्योंकि ज्यादा प्राइस होगा, अगर हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, बिकॉज हाई प्रॉफिट्स। और यहां पर क्या होगा बेटा, लो प्रॉफिट्स, तो यहां पर कम प्रॉफिट्स होगा। इसलिए एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम करेगा। ये कंज्यूमर्स है और ये यहां पर एक प्रोड्यूसर है। यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है, बताओ। तो मैंने सप्लाई का मतलब बता दिया, सप्लाई का मतलब क्या होता है, और सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चलिए लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोनों को मैं डिफरेंस करके आपको समझाऊंगा सो डैट आपको अच्छे से समझ आएगा।
यहाँ पर क्या है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा रेस्पॉन्सिवनेस चेंज, चेंज डिमांड। रेस्पॉन्सिबनेस, डिमांड में कितना चेंज आया, ये कौन बताता है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। और यहां पर क्या होता है, चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कितना चेंज आया, ये कौन बताता है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहां पर हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी, ऑफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, प्राइस ऑफ सप्लाई। एडवर्टीजमेंट, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम, तो यहां पर देखो प्राइस इलास्टिसिटी की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू। ये डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में कितना चेंज आया, डेल्टा पी का मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, और ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, ये इससे अगर आप, मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ये अगले क्लास में मैं बताऊंगा बेटा। आज आपको क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। यहाँ पर सेकंड में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर डिमांड में चेंज है उसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की वजह से अगर किसी भी कंज्यूमर के डिमांड में अगर चेंज आता है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर सेम होता है, सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर मान लीजिए सप्लाई में अगर चेंज होता है, डेल्टा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा सप्लाई होती है तो हम उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ सप्लाई। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी कंज्यूमर की इनकम की वजह से अगर सप्लाई में चेंजेस आता है, डेट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मोर और लेस मैंने यहाँ तक बताया, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करो, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।